दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विथ एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टू द पॉइंट क्लास की सीरीज़ चल रही है और इसमें यह हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बेसिक जानकारी। यह हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे जो है इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं और इनसे भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक अगर आ जाते हैं तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी ब्लैंक ना हो और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज पता हो या कुछ पॉइंट्स पता हो, जिससे कि आप जो है सही उत्तर तक पहुंच सके और आपके 2-3 क्वेश्चन जिनसे बच्चे जो है जेआरएफ या नेट क्लियर करने से रह जाते हैं, वो जो है क्लियर कर लें। इस उद्देश्य से इस क्लास को किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद को साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद इन नामों से भी जाना जाता है और इसके प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के कारण ही इसका नाम मार्क्सवाद पड़ा है। मार्क्सवाद के समर्थकों में या इनके फॉलोअर्स में लेनिन और माओ त्से तुंग का नाम आता है। लेनिन जो है सोवियत रूस के थे और माओ त्से तुंग जो है चीन के थे। 1917 में लेनिन में जब रूसी क्रांति हो रही थी, उस टाइम पर ये मार्क्सवाद इस विचारधारा का समर्थन किया था और माओ त्से तुंग ने 1949 में चीन में साम्यवादी साम्राज्य को या साम्यवादी शासन को लाने के लिए इस विचारधारा का समर्थन किया था। हमारे भारत में भी जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित थे। भारत में कई राजनीतिक दल जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो है ये राजनीतिक दल जो है मार्क्सवाद की विचारधारा के समर्थक हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के 3 अनिवार्य घटक हैं। पहला है द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से तात्पर्य प्रकृति और जगत के संबंधों से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है मानव इतिहास के संबंध में बात करता है, इसी से संबंधित वह जानकारी प्रदान करता है। दूसरा घटक है राजनीतिक अर्थशास्त्र और तीसरा घटक है वैज्ञानिक समाजवाद। राजनीतिक अर्थशास्त्र में हैव और हैव नॉट्स की बात की जाती है। हैव और हैव नॉट्स से तात्पर्य जो है अमीर और गरीब से है ना। हैव यानी कि जिनके पास है तो उसको अमीर कहा जाता है और जो हैव नॉट्स हैं उनको गरीब कहा जाता है। तो ये इसकी मान्यता है और इसके बाद ये जो है शोषण के प्रति विद्रोह करने में, हिंसक क्रांति करने में यकीन रखते हैं। इसके अलावा ये राज्य का विरोध करते हैं, अर्थात इनका मानना है कि राज्य जो है होना नहीं चाहिए, तो बिना शासक के शासन जो है चलना चाहिए, सब में समान रूप से विभाजन होना चाहिए। तो अराजकतावाद के समर्थक हैं। तो यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मार्क्सवाद विचारधारा जो है निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है, तो जैसे राज्य का विरोध, अराजकतावाद का समर्थन, राष्ट्रवाद का विरोध और निजी संपत्ति को इन्होंने सामाजिक समस्या की जड़ माना है कि सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं वह निजी संपत्ति की अवधारणा से निकली हुई हैं, ऐसा मार्क्सवादी लोगों का मानना है। अब हम बात कर लेते हैं मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक या कहना चाहिए जिन्होंने इस विचारधारा को सपोर्ट किया वो हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने लिबिडो का अर्थ है काम वृत्ति, है ना। तो इस वाली अवधारणा को इन्होंने समर्थन दिया। इसमें सबसे पहले हम इसकी शब्दावली जान लेते हैं कि मनोविश्लेषणवाद में कौन कौन से चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसमें लिबिडो की बात की गई है। लिबिडो का अर्थ है कामवृत्ति और ईड का अर्थ है इडिपस कुंठा। इडिपस कौन था? इडिपस एक ग्रीक नायक है
जिसने अपने पिता की हत्या करके अपनी माँ से विवाह कर लिया था। तो इसी के नाम पर ईड जो शब्द है, इसे सिगमंड फ्रायड ने इजाद किया है। और इसके बाद वे अहम यानी ईगो की बात करते हैं और सुपर ईगो की बात करते हैं, यानी 3 घटक उसने माने हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये जो ईगो और सुपर ईगो है, वह सामाजिक एवं नैतिक दबावों के कारण विकसित होता है। यानी सिगमंड फ्रॉयड मानते हैं कि हर मनुष्य में काम वृत्ति जो है दबी हुई अवस्था में रहती है, और उनका जो ईगो और सुपर ईगो है वह दबावों के कारण से विकसित नहीं हो पाता है। तो वो जो है एक दबे हुए रूप में रहता है। तो सिगमंड फ्रॉयड के 2 शिष्य हुए, एडलर और जुंग। जुंग के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इनके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं या फिर इनके सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो ये हैं सिगमंड फ्रॉयड के शिष्य और ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। तो इनका एडलर जो है, एडलर ने सिगमंड फ्रॉयड का विरोध किया। एक्चुअली दोनों शिष्यों ने सिगमंड फ्रॉयड के ये लिबिडो की अवधारणा का विरोध किया है, और एडलर ने अहम को ज़्यादा प्रमुख बताया है, और इन्होंने आत्मस्थापन की प्रवृत्ति पर बल दिया है। जबकि जो जुंग हुए हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत दिया है, इसके लिए यह प्रसिद्ध हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। और इनका जन्म वर्ष भी या कालखंड भी आप देख सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉयड का 1856 से 1939 तक है, एडलर का 1870 से है 1937 तक, और जुंग का 1875 से 1961 तक। यानी सिगमंड फ्रॉयड सीनियर है, फिर एडलर है, फिर जुंग है ना। तो कई बार आपके परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, कथन और कारण दे दिए जाते हैं, है ना। तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है, जैसे फ्रॉयड के अनुसार अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है। तो ये सही वाक्य है कि फ्रॉयड ने माना है कि हमारा जो अचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है, वहीं जो हमारी प्रेरणाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वे दबी हुई रहती हैं, और इसी से ही कला और धर्म का उद्भव होता है। जबकि जुंग ने माना है कि इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व माने, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वह अधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और थोड़े अव्यावहारिक किस्म का होता है, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति जो है व्यवहार कुशल होता है, समाज प्रिय होता है और क्रियाशील ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से इन्होंने 2 कैटेगरी में हमारे व्यक्तित्व को विभाजित किया है। अब हम बात कर लेते हैं अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद के प्रणेता माने जाते हैं डेनिश विद्वान सोरेन किरकेगार्द। इनका कालखंड है 1813 से लेकर 1855। यानी किरकेगार्द पहले आए, उसके बाद सिगमंड फ्रॉयड आए हैं। तो कभी कभी क्रम में आपको जमाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि किरकेगार्द सीनियर हैं सिगमंड फ्रॉयड से। फिर सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ। अस्तित्ववाद जो है मानव के अस्तित्व की बात करता है, यानी कि हमारा अपना क्या अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए वो जो है सामाजिक, धार्मिक और नैतिक परंपराओं का विरोध करता है। तो मनुष्य के वैयक्तिकता की यह वकालत करता है और पूर्ण स्वच्छंद मनुष्य की बात करता है। ये जो किरकेगार्द हैं, वे हीगेल दर्शन के विरोधी हैं। हीगेल दर्शन भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि मार्क्सवाद से लगभग जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसे। धर्म और ईश्वर पर इनके जो मत की मैं बात करूं, तो आस्थावादी और अनास्थावादी 2 कैटेगरी में ये विभाजित हैं। आस्थावादी जो अस्तित्ववाद के समर्थक रहे हैं, उनमें किरकेगार्द और बूबर का नाम प्रमुख है। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़ करके देखा, जबकि जो अनास्थावादी थे, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया। और नीत्शे, सार्त्र, कामू, ये जो विचारक रहे हैं, वे जो है अनास्थावादी सिद्धांत से आते हैं, इस वाले कैटेगरी से आते हैं। और नीत्शे की एक प्रसिद्ध उक्ति है, गॉड इज़ डेड,
यानी ईश्वर मर चुका है। इसके अलावा अस्तित्ववाद के सिद्धांतों में इन्होंने ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मान लिया और सुख की निरर्थकता का इन्होंने बोध कराया, दुख को ज़्यादा महत्व दिया और मृत्यु के क्षणों में ही हमें अपने अस्तित्व का बोध संभव है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज का हमारा अंतिम टॉपिक उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है संरचनावाद और विखंडनवाद इन दोनों के मेल से बना हुआ है ना। संरचनावाद और विखंडनवाद के मेल से बना है उत्तर आधुनिकतावाद और इसके जनक माने जाते हैं ल्योतार्द। इनकी पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, जो 1979 में लिखी गई है। इसके अलावा जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह जो है ज्ञान को साध्य न मान करके साधन मानता है। वह कहता है कि ऐसे ज्ञान निरर्थक है जिससे हम खरीद ना सकें या बेच ना सकें, यानी जिससे पैसा ना कमाया जा सके। तो ज्ञान तभी सार्थक है जिसे बेचकर धनार्जन किया जा सके, ऐसा जो है उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है। और इसके अंतर्गत जो विचारक रहे हैं वे हैं नीत्शे, फूको, ज्याक देरिदा। ज्याक देरिदा के बारे में तो आपको एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है द एंड ऑफ मैन, है ना। तो अगर कभी पूछी गई तो आप इसे याद रख सकते हैं। और कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि जॉक देरिदा जो है किसके समर्थन में है, उत्तर आधुनिकतावाद, मनोविश्लेषणवाद किसके। तो आप मार्क करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो इन्होंने महावृत्तांत के विरुद्ध बात की है। महावृत्तांत से यहाँ पे तात्पर्य ईसाइयत, वैज्ञानिक प्रगति और मार्क्सवाद से है। मतलब मार्क्सवाद के विरोध करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद वाले। और इनका जो दर्शन है वो अंतवादी दर्शन है। अंतवादी दर्शन यानी कि जीवन जो है अंत में मृत्यु ही मतलब होना है, इन सब की स्थापना वो लोग करते हैं। जॉक देरिदा का एक महत्वपूर्ण कथन है जो उन्होंने द एंड ऑफ मैन में ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली है। तो इस तरह से ये ईश्वर के थोड़े विरुद्ध में बात करते थे। केदारनाथ सिंह की एक कविता है बाघ, जिसकी पंक्तियाँ जो है इस सिद्धांत से मिलती हुई हैं। जैसे अंत में मित्रों इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है। तो ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ सिंह की। और यदि आपसे पूछा जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा वाद जो है परिलक्षित होता है, तो आप कहेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस तरह से हमने ये चारों वाद देख लिए और अब हम इन सभी को एक बार मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो मार्क्सवाद में हमने उसके उपनाम देखे और इसके प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। तो आपको एक तरफ वाद और एक तरफ इनके प्रणेता या जनक का नाम दे करके सूची सुमेलन में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो मार्क्सवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स है, इनके समर्थक रहे हैं लेनिन और माओ त्से तुंग। और इस विचारधारा में 3 घटक हैं। इनकी अवधारणाएं और मान्यताएं हमने देखी कि ये राज्य का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। सॉरी। इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद में हमने सिगमंड फ्रॉयड के बारे में देखा, इसके प्रवर्तक रहे हैं। तो इनके शिष्य हैं एडलर और जुंग, है ना। फिर हमने लिबिडो, ईड, अहम और सुपर ईगो इसके बारे में बात की। फिर अस्तित्ववाद जिसके प्रणेता रहे हैं सोरेन किरकेगार्द। तो इसमें मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की गई है, इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसमें 2 आस्थावादी और अनास्थावादी यानी कि ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले 2 पार्ट हैं, 2 कैटेगरी हैं। फिर हमने देखा उत्तर आधुनिकतावाद जिसमें जिसके जनक हैं ल्योतार्द और इन्होंने ज्ञान को साधन माना है, यानी कि सभी तभी सार्थक है जिसे बेचकर धनार्जन किया जा सके। तो इस तरह से
आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।